प्रदेश में कुल 13 सीटों पर मतदान होगा। 1 जून को मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग गया है। पूर्वांचल की 4 लोकसभा सीटें जिन पर सभी की नजर रहेगी। कुल 13 सीटें हैं लोकसभा की जिन पर चुनाव होना है, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर लोगों की नजर बनी हुई है, क्योंकि ये वीआईपी सीटें, हॉट सीटें इनको बताया जा रहा है। जिनमें देखिए वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही चुनावी मैदान में है। इसके अलावा गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर 7वें चरण की हॉट सीटें हैं। देखिए अजय राय यहाँ पर वाराणसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। काशी पर देश की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट और साथ साथ गोरखपुर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। फिल्म अभिनेता रवि किशन यहां पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की बात करें तो फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। यूपी में 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 7वें चरण में पूर्वांचल की 4 लोकसभा सीटों पर सभी की नजर रहेगी। वाराणसी, गाजीपुर, घोसी, गोरखपुर समेत कुल 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 1 जून को मतदान होगा और उससे पहले चुनाव प्रचार थम गया है। तो 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट, लोकसभा सीट जो है वाराणसी, वहां पर भी वोटिंग होगी। गोरखपुर, गाजीपुर, घोसी ये तमाम सीटें जिन पर नजर रहने वाली है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखिए उत्तर प्रदेश का ये नक्शा और आप इसी के जरिए आप देखिए कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर 1 जून को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। महाराजगंज, कुशीनगर, सलेमपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बांसगांव, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, घोसी और चंदौली ये वो सीटें हैं जिन पर 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होगा 7वें चरण में। और पश्चिमी यूपी से बढ़ता हुआ ये काफिला देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चला है। 13 सीटें 7वें चरण में 1 जून को यहां पर मतदान होगा। देखिए 1 जून को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान। वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली ये वो तमाम सीटें हैं। रॉबर्ट्सगंज जहां पर देखिए चुनाव होगा 1 जून को 7वें चरण में और उससे पहले चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग गया है। तो देखिए 7वें चरण को लेकर वोटिंग होगी, लेकिन प्रचार थम गया है। 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास बताइए, देखिए 7वें चरण को लेकर कहा जाए कि प्रचार थम गया है, क्या माहौल अभी नजर आ रहा है धरातल पर? हाँ जी, आपको बता दें कि 7वें चरण के लिए जो प्रचार का भोंपू है वो बंद हो गया है। साथ साथ गोरखपुर जनपद की 2 सीटों के साथ गोरखपुर मंडल की 6 सीटें हैं, उन पे जो है प्रचार आज खत्म हो गया है। कुल मिला के कहा जाए कि 6 सीटों हैं अभी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इस बार आधी से अधिक सीटों पर लड़ाई दिख रही है। जहां तक गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही बीजेपी के पास है। 3 बार से लगातार कमलेश पासवान जीत रहे हैं बांसगांव से, तो गोरखपुर शहर सीट से दूसरी बार रवि किशन शुक्ला मैदान में है। लड़ाई का बड़ा अंतर है, जहां एक तरफ योगी के विकास के नाम पर और मोदी के नाम के आगे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो गठबंधन के प्रत्याशी जो जाति समीकरण है निषाद, मुस्लिम, यादव, उस पर चुनाव लड़ रही है। इससे चुनाव रोचक हो गया है। देखिए संजय निषाद अभी भाजपा के खेमे में है, तो एक माना जा रहा है कि निषाद वर्ग इधर जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पाल जी भी हैं जो लगातार चुनाव को कवरेज कर रहे हैं। पाल जी, क्या दिख रहा है इस पर आपको? देखिए सबसे बड़ी बात तो गर्मी यहाँ बहुत है, पारा लगातार सियासी भी बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, देखा गया है कि पिछले बार जिस तरह से चुनाव रहे हैं उसकी अपेक्षा इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं समीकरण, जाति समीकरण के आधार पर, जिस तरह से 2018 चुनाव में देखा गया था कि एक तगड़ी हार मिली थी बीजेपी को, हालांकि हार तो मैं नहीं कहूंगा, इस बार लड़ाई बहुत कांटे की है। तो इनका साफ कहना है कि जो 2018 में जब सीएम योगी ने सीट छोड़ी थी तो प्रवीण निषाद को चुनाव लड़ाया गया था और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। तो इस बार निषाद बिल्कुल विकास, देखिए जातीय समीकरण क्या है इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं। प्रियव्रत दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत,
लगातार देखिए आप जो क्षेत्र में बातचीत भी कर रहे हैं, पब्लिक का ओपिनियन भी ले रहे हैं, क्या अब धरातल पर क्या समीकरण नजर आ रहे हैं और किस ओर जनता का रुख दिखाई दे रहा है? कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर मुखर होकर एक तरह से बातचीत करते हुए जनता अपना रिएक्शन दे रही है और क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल शांतनु, इस वक्त बात की जाए तो मेरी मौजूदगी जो है वो कुशीनगर में है। कुशीनगर में इस बार मुकाबला देखा जा रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो विजय दुबे को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी बेकरार है, इस बार हैट्रिक लगाने के लिए लगातार 2 बार के वो सांसद रहे हैं और यहाँ पर अजय सिंह पिंटू को इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में गई है, तो यहाँ से अजय सिंह पिंटू पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। तो वहीं चर्चित नेताओं की बात कर लें या सत्ता का सुख भोगने वाले नेताओं की बात कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी यहां से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य वही नेता जो लगातार दल बदल को लेकर बात कर लें या हिंदुत्व पर जो लगातार चोट पहुंचाते हुए नजर आए थे उनको लेकर बात कर ले, वो भी इस बार कुशीनगर से संसद जाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब मैं कुशीनगर पहुंचा, जनता से बातचीत की तो जनता के कई सारे मुद्दे मेरे सामने निकल कर आए। जनता ने कहा कि यहाँ पर एक कप्तानगंज चीनी मिल थी जो बंद कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट के लिए चक्कर काटते काटते उनके जो चप्पल थे वो घिस गए, लेकिन उनका जो मुद्दा नहीं सुलझ पाया, जिसके चलते यहाँ पर जो गन्ना किसान है, खेतियार लोग यहाँ पर ज्यादा पाए गए। मतलब जब मैं निकला क्षेत्र में तो देखा कि यहाँ पर लोगों ने गन्ने की फसल जो करते थे भारी मात्रा में, यहाँ पर गन्ना कहा जाता था, पडरौना की जो चीनी मिल थी वो बंद कर दी गई, कप्तानगंज की चीनी मिल थी वो बंद कर दी गई। जो शुगर केन बाउल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता था, वो शुगर केन बाउल ऑफ इंडिया में से शुगर जो है, बाउल में से शुगर जो है वो कहीं ना कहीं अब गायब सी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर चीनी मिल जब बंद हो गई तो किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर जो गन्ना वो पैदा करते थे वो आखिर वो बेचे कहाँ, जिसके चलते वो कोल्हुओं पर ले जाते थे, जहां पर सरकार तो दावा करती है कि हम 365 से 80 रुपए के हिसाब से हम किसानों को गन्ने का मूल्य देते हैं, लेकिन औने पौने दाम पर जब किसान गन्ना बेचते हैं तो उन्हें लागत निकालनी भी मुश्किल पड़ जाती है। साथ ही साथ अगर विकास के मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं कुशीनगर उस हिसाब से विकास नहीं कर पाया जिस हिसाब से क्षेत्र के और जिलों में मैं पहुंचा। चाहे यहाँ पर सड़कों की बात कर ले, सड़कों की भी हालत खस्ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंत्योदय को लेकर सरकार बात करती है, अंत्योदय को लेकर यहाँ पर योजनाएं जो हैं वो धरातल पर मौजूद नहीं नजर आई। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी यहाँ पर विजय दुबे के खिलाफ देखने को मिला, क्योंकि लगातार 2 बार के वो सांसद हैं। 2 बार के सांसद होने के साथ साथ ये भी सामने आया कि वो लोगों के बीच जो नहीं पहुंच रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बात कर ली जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2022 में यही कुशीनगर की जनता थी जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को नकार दिया और उनके विधानसभा पहुंचने तक के लाले पड़ गए थे। वो तो आप शुक्र मानिए समाजवादी पार्टी का जो एमएलसी बना के उन्हें भेज दिया गया, तो वो विधान परिषद के सदस्य बन गए और उसके बाद उनको लगा कि कहीं ना कहीं कि उनकी बेइज्जती हो रही समाजवादी पार्टी। ठीक है, जिसके चलते प्रियव्रत बने रहिए आप हमारे साथ। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीमाब बताइए, आप देखिए कहा जाए कि अंतिम ये चरण है और उससे पहले चुनाव प्रचार भी थम गया है, क्या जनता का रुख दिखाई दे रहा है इस 7वें चरण से पहले? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो मऊ में है, यानी कि घोसी लोकसभा, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि तमाम चीज़ें जो है वो मुद्दे तमाम छाए रहे। उसमें यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है और वो भाजपा से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और राजीव राय वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यहाँ पर वो चुनावी मैदान में हैं, और बसपा ने अपना प्रत्याशी चौहान प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतार रखा है। तो कुल मिलाकर यहाँ के जो मुकाबला है वो यहाँ का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर कई नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनके बीच जो है वो चुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने भी पूरी ताकत झोंकी, उनके चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, कोई बचा नहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता जो ना आया हो। और इसके साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर जो है वो
खुद लगातार प्रचार कर रहे थे, क्योंकि राजभरों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर विभिन्न मुद्दे भी छाए रहे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण को लेकर छाया रहा। साथ ही साथ संविधान बदलने की जो बात विपक्ष के नेताओं ने जनता तक पहुँचाई है, उसका खासा असर देखने को चुनाव में मिल रहा है। बहरहाल कितना कमाल कर पाते हैं विपक्ष के लोग, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चुनाव बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर राजीव राय भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हैं, और अरविंद राजभर वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उत्तर प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं और जगह जगह जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। मुद्दे हर व्यक्ति के अलग हैं। कोई राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहा है, कोई महंगाई बेरोजगारी के नाम पर वोट करने की बात कर रहा है, तो कोई जो है वो संविधान को बचाने के लिए वोट करने की बात कर रहा है, तो कोई राम मंदिर और दीगर जो मुद्दे अलग अलग हैं तमाम लोगों के, क्योंकि मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो भी कहीं ना कहीं सीमाप जो है वो सेट किया जा रहा है। चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही तरफ से मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं सेट किए जा रहे हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश जो है वो भी वाराणसी के लोगों के लिए जारी किया है, जिसमें वो वाराणसी की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हुए नजर आए हैं और लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं। लेकिन आप चूंकि वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? और जैसा कि आप बार बार यही कहते हैं कि लोगों का ये कहना है कि वो सांसद नहीं चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, तो क्या वही अभी भी जो जोश है वो अभी भी बरकरार है लोगों में? देखिए, बरकरार उसको नहीं कहेंगे, बल्कि उसको कहते हैं ना कि और उबाल मारना। जैसे जैसे गर्मी उबाल मार रही है, तो यहाँ उनके समर्थकों का भी जो है उबाल मार रहा है। और उबाल मारने का कारण है कि जितना विपक्ष आक्रामक होता जा रहा है, जैसे राहुल गांधी का एक डायलॉग जो है खटाखट जो है उबाल मार रहा है, तो उसके आगे यहाँ जो मोदी के समर्थक है वो जवाब देने के लिए तैयार है कि हम खटाखट, हम बटन दबा के तुम्हारे खटाखट का जवाब देंगे। ये देखिए, ये बनारस की जनता है। और यहाँ हम बार बार शुरू से ही कहते आए हैं कि देखिए, यहाँ जीत हार के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, यहाँ तमाम मुद्दे जो है वो गौर होते हैं। यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि बनारस की जनता तीसरी बार अपना सांसद चुनेगी, और इत्तेफाक से जो सांसद तीसरी बार चुनेगी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। और अब मुद्दा ये है, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ मार्जिन, जीत का जो मार्जिन है वो इतना हो जाए। इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त रैली भी हुई रोहित, तो क्या उसका भी कोई असर नहीं पड़ा है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव संयुक्त रैली करते हुए नजर आए थे। क्या देखिए, परसों ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव का यहाँ पे संयुक्त रैली था। देखिए, रैलियां होती हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है, लेकिन तमाम जगह से लोग इकट्ठा किए जाते हैं रैली में। तो रैली एक प्रकार से कहा जाए, लोकतंत्र में जो भीड़ है, भीड़ तंत्र जो है, उसको हमने दिखा तो दिया, लेकिन क्या वही पैमाना है? अगर रैली करें, नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पे रैली करे तो उससे हमें लगता है 4 गुनी भीड़ आ सकती है। तो सिर्फ भीड़ की यहाँ पे बात नहीं है, बात यह है कि कौन किससे कितना जुड़ा हुआ है और कितना डिवोशन से वोट दे रहा है। देखिए, यहाँ पे हम एक चीज बड़ा फर्क हमने साफ साफ देखा कि कांग्रेस ने गठबंधन के तहत अजय राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी एक भाई की तरह होता है ना कि चुनाव में एक भाई की भूमिका में पूरा सहयोग दे रही है। जितनी भी रैली हम देख रहे हैं, रोड शो देख रहे हैं, रेखा और डिम्पल का रोड शो दिखा रैली से पहले, उसमें अगर हम कार्यकर्ता देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बहुतायत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत कम दिख रहे हैं। इसकी पहचान सीधे से झंडे बैनर से होती है, बहुत कम दिख रहे हैं। यानी खुद लगता है कि शायद लड़ना नहीं चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी जबरी लड़ा रही। कहीं कहीं देखिए, ये स्थिति भी देखने को बन रही है। वही जो कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, बकायदे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता आ रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम कर रहे हैं। गाँव का होता बाहर से आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मीडिया को बुलाते हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसे ही हो रहा है। लगभग कल तक लगभग हर तरह के नेता आए और जो अजय राय का जो कार्यालय है वहाँ पे बिल्कुल। देखिए, मुद्दे जो है वो कई हैं यहाँ पर, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और रैली यहाँ पर हुई है इंडिया गठबंधन की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीमाब का रुख कर लेते हैं। सीमाब, आपने राजीव राय से बातचीत की है, आपने
अन्य तमाम गाजीपुर में पहुंचकर आपने, घोसी में पहुंचकर आपने सुभाषपा के तमाम नेताओं से बातचीत की है। सुभाषपा वहां पर बिखरती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह क्या है? और दूसरी एक जो पार्टी जिसमें वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो रहे हैं, उसने किसको समर्थन दिया है, ये पूरा गणित समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इधर से उधर जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और राजीव राय इधर अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है, किस तरह के समीकरण है? देखिए, हर जो लोकसभा है उसका एक अलग समीकरण है और अलग तरह की वहाँ की राजनीति है। जो चूंकि घोसी में राय समाज के लोग भी ज्यादा हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ने दांव चला और उन्होंने नारद राय को बलिया से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया और उनके लिए बोला कि अब वो उनके लिए प्रचार करें। ये चीज़ें यहाँ देखने को मिली। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के कई साथी थे, कई नेता ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता उनका दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का, यानी ये कहा जाए कि महेंद्र राजभर का दामन थाप लिया। उनकी भी एक, महेंद्र राजभर ने भी एक पार्टी बना रखी है, उसमें चले गए। तो एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए ये चुनाव के वक्त नेता अदला बदली करते हैं और प्रयास यही रहता है लोगों को कि नेता अगर बदलेंगे तो जाहिर है उनके पक्ष में माहौल भी बनेगा। तो नेता तमाम रास्ते अपने बदल चुके हैं और अलग अलग पार्टियां बदल चुके हैं। अब आने वाले वक्त में ये नेता कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगे, अहम ये है। मेन बात यह है कि कितने वक्त में वो वोट ट्रांसफ़र करवा पाएंगे अपना, या उनके पास कितना वोट बैंक है। ये सारी की सारी चीज़ें ये लाजमी होती हैं पूरे चुनाव में। बहरहाल चुनाव के जो मुद्दे हैं वो अलग तरह के मुद्दे हैं, कई तरह के मुद्दे ओम प्रकाश राजभर ने भी बताए कि क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे नहीं होने चाहिए, कौन कौन से मुद्दे हैं। वो तो दावा ये भी इस बात का भी कर रहा है ओम प्रकाश राजभर कि यादवों का भी 20% वोट उनको मिल रहा है। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर के देखिए बयानों के लिए तो फेमस है ही ओम प्रकाश राजभर, लेकिन धरातल पर सीमाप कितने वो दावे जो वो करते हैं वो नजर आते हैं, ये 4 जून को पता चल जाएगा। गाजीपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, बताइए किस तरह का समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं, मुद्दे क्या हैं जिस पर जनता मुखर होकर बातचीत करती हुई नजर आ रही है? 7वें चरण का मतदान होना है और उससे पहले क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? ये देखिए, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अगर मुद्दे की बात करें तो गाजीपुर के चुनाव का सिर्फ एक ही मुद्दा है, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में इंडिया की पसंद से, और पारसनाथ राय हो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, या सीएम योगी खुद हो या बीजेपी के कोई भी नेता उत्तर प्रदेश से, लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर अफजाल अंसारी पर हमलावर है। पारसनाथ राय उनको आतंकवादी बताते हैं। तो अफजाल अंसारी अपनी हर जनसभा में, एक भी अफजाल अंसारी की ऐसी जनसभा नहीं हुई जिसमें वो मुख्तार अंसारी का नाम लगे। सरकार पे वो आरोप लगाते हैं मुख्तार अंसारी सरकार ने जाके दबा दिया और वो मुख्तार अंसारी की मौत का राजनीतिक लाभ करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है मुख्तार अंसारी की मौत को ये सहानुभूति इनके पक्ष में होने नहीं देना चाहती है। आज ही अभी नवीन श्रीवास्तव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि प्रदेश कार्यकारी के बीजेपी के सदस्य हैं, और उन्होंने भी हमला बोला काफी अफजाल अंसारी पर और अंसारी परिवार पर। आशुतोष, मुख्तार अंसारी के बिना ये पहला चुनाव या मुख्तार अंसारी विहीन ये पहला चुनाव, किस तरह से इसको देखा जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, जनता के द्वारा? पब्लिक क्या कुछ कह रही है इस पूरे इसको लेकर? क्योंकि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है निश्चित तौर पर चुनावों के दौरान तो साबित होते ही थे। जी देखिए, ये एक पहला चुनाव है जिसमें मुख्तार अंसारी नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च को हो चुकी है और मुख्तार अंसारी के बिना अंसारी परिवार का भी ये पहला चुनाव है, क्योंकि अंसारी परिवार का पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर दबदबा था और उसका मुख्य वजह मुख्तार अंसारी थे। मुख्तार अंसारी 2004 से लगातार जेल में थे, लेकिन मुख्तार अंसारी का प्रभाव इन सीटों पर था और ये पहला चुनाव है जबकि मुख्तार अंसारी जिंदा नहीं है, उनके बिना ये चुनाव है। इसलिए आम जनता में एक चर्चा खास है। आम जनता ये कह रही है कि अगर अफजाल अंसारी जीत जाते हैं तो मुख्तार अंसारी मसीहा, हार जाते हैं तो मुख्तार अंसारी आतताई, जैसा कि अफजाल अंसारी बार बार उनको मसीहा बताते हैं। और पारसनाथ राय और उनके बेटे जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आशुतोष राय, वो इनको आतताई बताते हैं। तो आम जनता में चर्चा यही है कि अगर अफजाल अंसारी चुनाव जीतते हैं तो इसका मतलब कि उनकी छवि जो है आतताई की नहीं थी, उनकी छवि जो है
जो रॉबिन हुड की छवि बोली जाती वो थी। लेकिन अगर अफजाल अंसारी चुनाव हारते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि फिर मुख्तार फैक्टर जो था वो गलत इनके ऊपर उनको जो है इनका लाभ नहीं मिला। ठीक है, प्रियव्रत का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रियव्रत, देखिए कुशीनगर की अगर बात की जाए तो आपने कहा गन्ना उत्पादन यहाँ पर एक बड़ा इशू है और यहाँ पर गन्ना उत्पादन को लेकर ही तमाम किसान जो है वो मुखर होकर बातचीत करते हैं कि आखिर गन्ने का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुशीनगर में इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करने का मन बना रही है और मुखर होकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो लोकल मुद्दे हैं एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र भी किया जा रहा है, लोकल मुद्दे जो है वो ज्यादा हावी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए शांतनु, साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी का कोई भी नेता हो वो योगी मोदी के नाम पर वोट तो मांगता ही मांगता है। 10 साल के अपने आंकड़े गिना देता है, साथ ही साथ 7 साल के जो प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं वो गिना देता है। साथ ही साथ राशन यहाँ पर एक बड़ा मसला हो जाता है जब चुनाव की बात आती है। कोरोना काल में जो राशन दिया गया उसको कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बीजेपी जरूर बनाती हुई नजर आती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर मैं पहुंचा तो लोगों से बातचीत की तो गांव तक जो सड़कें हैं वो नहीं बन पाई। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कुशीनगर में नहीं देखने को मिली। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसानों का है। किसानों को जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो गन्ना किसान है उन्होंने गन्ना करना छोड़ दिया। साथ ही साथ यहाँ पर जो अजय सिंह पिंटू हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार 2 बार के जो सांसद हैं विजय दुबे वो भी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता मेरे साथ है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो फैक्टर है वो किसको प्रभावित करेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य किसको हानि पहुंचाएंगे, वो एक बड़ा फैक्टर यहां पर नजर आएगा। क्योंकि आपने देखा कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से लड़े थे, विधानसभा जाने की ठानी थी, लेकिन एक अच्छे खासे वोट से वो हारे थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाकर उनको भेजा था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां पर एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहां से एक चौहान प्रत्याशी को बीएसपी ने उतारा है जो कहीं ना कहीं सवर्ण जो है उसके हिसाब से बीजेपी को घाटा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर सवर्ण ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय दुबे की तरफ से अगर बात की जाए तो, दूसरी तरफ सवर्ण ही बीएसपी के प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटा करेंगे। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो इंडिया गठबंधन को घाटा करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ जो बसपा का प्रत्याशी है वो विजय दुबे को घाटा करते हुए नजर आएंगे। शांतनु, बिल्कुल एक बड़ा फैक्टर आपने कहा कि जिस तरह से देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर साबित हो सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस तरह की बयानबाजी रही है क्या वो उनके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है प्रियव्रत वहाँ पर? क्योंकि कई इस तरह के बयान उनके सामने आए थे जिसके बाद एक विवाद का रूप भी कहीं ना कहीं ले लिया था। शांतनु, चाहे हम रामायण की बात कर लें या हिंदू धर्म की बात कर लें, सनातन धर्म पर लगातार उनके एक के बाद एक बयान सामने आए थे। जब वो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में जब वो थे तो लगातार अखिलेश यादव उनको चेतावनी देते थे, लगातार उनको समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता चेतावनी देते थे। यहाँ तक कि शिवपाल यादव को भी हमने सुना, शिवपाल यादव ने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत बयान होता है, लेकिन व्यक्तिगत बयान नेता का तब बयान होता है जब वो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता। स्वामी प्रसाद मौर्य उस वक्त समाजवादी पार्टी के महासचिव थे जब उनके लगातार एक के बाद एक बयान देते थे, चाहे वो चौपाई को लेकर उनका बयान हो, चाहे हिंदू धर्म को लेकर बयान हो, चाहे हिंदू धर्म को धोखा बताने वाला बयान हो। ये सभी फैक्टर्स जो हैं इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिससे पहले जिसकी बात की जाए तो सबसे पहले वो बसपा थे, बसपा के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा, समाजवादी पार्टी का जब सुखभोग लिया तो बीजेपी का दामन थाम लिया, और 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी में उनकी अवगत नहीं हो रही है और जैसे महासचिव हैं उनकी जैसी उनकी इज्जत नहीं मिल रही है, उनकी थुक्का पजीहट हर जगह हो रही है, वो अपने बयानों को लेकर उनको समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो किनारा करते हुए नजर आए। देखिए तमाम फैक्टर है। मिर्जापुर का एक बार रुख कर लेते हैं प्रियव्रत, वापस आऊंगा आपके पास। मिर्जापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए पवन, जिस तरह से मिर्जापुर की अगर बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल लगातार दावे करते हुए नजर आई हैं, लेकिन मिर्जापुर के अब इस वक्त क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? मुद्दे कौन कौन से हैं जिन पर सबसे ज्यादा जनता जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेती हुई दिखाई दे रही है?
देखिए, मुद्दे की अगर बात करें तो जो विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती हैं कि रोजगार शून्य है, युवा दर दर भटक रहे हैं, महंगाई की मार है, तो ये तमाम मुद्दे जो विपक्षी पार्टियां जैसे सपा के जो प्रत्याशी हैं या अखिलेश यादव की जो रैली हुई है कल, उसमें भी उन्होंने तमाम जो एक तरीके से आरोप है वो लगाए हैं। उसके बाद सबसे खास बात यह है कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ खुद उनकी बहन पल्लवी पटेल भी यहाँ से अपना पीडीएम का प्रत्याशी घोषित किए हैं। दौलत सिंह पटेल वो भी यहाँ ओवैसी के साथ सभा की, वो भी बाहरी का और चोर जैसे शब्दों का अनुप्रिया पटेल के लिए बयान मंच से दिया। तो अगर विकास की बात करें, अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें, तो विकास के नाम पे यहाँ पे सड़क है, हाईवे सड़क बनी है, उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन इन तमाम जो अनुप्रिया पटेल के दावे हैं या जो विकास कार्य हुए हैं उसके इतर चूंकि इस समय सपा का जो प्रत्याशी है रमेश चंद्र बिंद, वो भदोही से मौजूदा सांसद बीजेपी के सांसद रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो रमेश बिंद लगातार जिस दिन से वो यहाँ पे नामांकन किए हैं उस दिन से जो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो एक तरीके से बाहरी और यहाँ जो घूसखोरी या कह लें कि एक तरीके से वो लुटेरा जैसे शब्दों का अनुप्रिया पटेल के लिए प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों के बाद अगर जनता की बात करें तो चूंकि पूर्वांचल का ये जो मिर्जापुर सीट है ये कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर पे सबसे बड़ा आधारित है। मिर्जापुर सीट कुर्मी बाहुल्य सीट है, कुर्मी के बाद ब्राह्मण है, दलित वोट है, बिंद वोट है, तो ये सब अपने अपने जो फैक्टर हैं उनको साधने के लिए, जो वोटर हैं उनको साधने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी भी अनुप्रिया पटेल एक तरीके से अगर इस बार जीतती है तो इस बार उनका जीत का हैट्रिक होगा, लेकिन उनके राह में उनके विजय रथ को रोकने के लिए सपा के जो प्रत्याशी हैं रमेश बिंद, वो भी लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं, जनता के बीच में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपना जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके वादे हैं वो जनता के बीच में ला रहे हैं। इन सब को देखते हुए जो मतदान होगा वो जनता विकास के नाम पे वोट करेगी, जातिगत फैक्टर काम करेगा। तो ये सबसे बड़ा मिर्जापुर का अभी भी सवाल बना हुआ है कि आखिर यहाँ की जनता जो है वो किसके पक्ष में, वोटर जो है वो साइलेंट है पूरी तरीके से। बिल्कुल, वोटर देखिए साइलेंट है पवन, और ये वो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या फिर जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, चाहे वो रोजगार हो और तमाम, चाहे वो बेरोजगार हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों पर भी वोट करते हुए जनता नजर आएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से अलग अलग लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा, 13 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिन पर 1 जून को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जो प्रचार प्रसार है वो थम गया है। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं